नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। क्लास 10th की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर आपकी छित्तीस पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का चैप्टर एक कहानी यह भी। इस पाठ की लेखिका है मन्नू भंडारी जी और लेखिका ने ये जो चैप्टर है एक कहानी यह भी, इसको एक तरह से ये जो पूरी कहानी है ये लेखिका के जीवन से, स्वयं के जीवन से जुड़ी हुई कहानी है। किस तरह से उनके घर में रहन सहन कैसा था, उनके पिताजी का जो व्यवहार था वो कैसा था, उनका वो किस नेचर की थी और कैसे उन्होंने आगे कॉलेज में क्या क्या सारी चीजें की। तो एक तरह से ये पूरी उन्होंने अपने बारे में लिखा है। तो देखिए, जो हम पूरा अपने बारे में चीजें लिखते हैं तो वो एक आत्मकथा के रूप में लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पर ये जो कहानी है, क्योंकि देखिए इसको कहानी का नाम दिया है, क्योंकि ये कहानी का नाम इसलिए दिया है क्योंकि ये पूरा आत्मकथा के तौर पर नहीं लिखा गया है। यानी कि आत्मकथा जो होती है उसमें हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप दिखाया जाता है। यानी कि कैसे वो छोटी थी, फिर कैसे वो बड़ी हुई, कैसे वो कॉलेज गई, उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके बाद क्या किया, तो पूरा एक जीवनी। लेकिन यहाँ पर ऐसा इन्होंने स्टेप बाय स्टेप चीजें नहीं लिखी हैं। तो ये आत्मकथात्मक स्वरूप हम इस चैप्टर को कह सकते हैं कि आत्मकथा के जैसा उन्होंने ये लिखा है। एक आत्मकथात्मक स्वरूप में इस कहानी को, अपने जीवन की इस कहानी को लिखी है। तो देखिए, चैप्टर आपका बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सारी ऐसी चीजें आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगी मन्नू भंडारी जी के जीवन से जुड़ी हुई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने सेशन को। बिल्कुल ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। ये कुछ चित्र यहाँ पर दिए गए हैं मन्नू भंडारी जी के। सबसे पहले लेखिका का जीवन परिचय हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो लेखिका का जन्म सन 1931 सन 1931 में गांव भानपुरा, जिला मंदसौर मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी इंटर तक की शिक्षा शहर में हुई और बाद में इन्होंने हिंदी से एमए किया। दिल्ली के मिराडा हाउस कॉलेज में अध्यापन कार्य से अवकाश प्राप्ति के बाद आजकल दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन कर रही है। यानी कि दिल्ली के मिराडा हाउस कॉलेज में इन्होंने अध्यापन कार्य किया और उसके बाद ये दिल्ली में रहकर आजकल स्वतंत्र लेखन कर रही है। प्रमुख कार्य इनके क्या क्या रहे अपने जीवन में, क्या क्या इन्होंने रचनाएं की। कहानी संग्रह है एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, यही सच है त्रिशंकु। उपन्यास भी है इन्होंने लिखे हैं, आपका बंटी, महाभोज, ये इनके उपन्यास हैं। उसके बाद इन्हें कुछ पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया जो कि यहाँ पर दिए गए हैं। हिंदी अकादमी का शिखर सम्मान, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता, भारतीय भाषा परिषद का सम्मान, कोलकाता राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान इत्यादि। तो इन सभी से इनको बहुत सारे पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर लेखिका का जो जीवन परिचय है वो हमने पढ़ लिया है। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, हम अपने चैप्टर को बढ़ाते हैं। पाठ का सार, यानी कि जो पाठ हमारा है उसका सार यहाँ पर दिया गया है, चैप्टर का सारांश यहाँ पर दिया गया है। आपका जो ये चैप्टर है वो काफी ज्यादा लेंदी है, काफी बड़ा है और आप उसको पढ़ेंगे तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट आपको आएगा उस पाठ को पढ़ने में। तो उसी पाठ का सार यहाँ पर दिया गया है। पाठ को अपनी पाठ्य पुस्तिका में भी घर पर एक बार रिवाइज कीजिए। शुरू करते हैं पाठ को। प्रस्तुत पाठ में लेखिका ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण तथ्यों को उबारा है। यानी कि जो उनके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे उनको उभारा है। लेखिका का जन्म मध्य प्रदेश के
भानपुरा गांव में हुआ था। लेखिका का जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ था, परंतु उनकी यादें अजमेर के ब्रह्मापुरी मोहल्ले के एक दो मंजिला मकान में पिता के बिगड़ी हुई मनस्थिति से शुरू हुई। तो इन्होंने ये जो लेखन किया या इनकी जो यादें हैं, वो सब चीजें जो अजमेर के ब्रह्मापुरी मोहल्ला था जहां पर ये रहती थी, वहां के एक दो मंजिला मकान में पिता की बिगड़ी हुई मनस्थिति या उनके मन की स्थिति किस तरह से बदली, क्या चेंजेस आए। तो प्रारंभ में लेखिका के पिता इंदौर में रहते थे। जो शुरुआत में लेखिका के जो पिताजी थे वो इंदौर में रहते थे, और यहाँ पर ऐसा नहीं था कि ये गरीबी इनके यहाँ पर थी या बहुत ज्यादा ऐसी स्थिति नहीं थी कि अपने बच्चों का, परिवार का पालन पोषण कर सके। ये एक प्रतिष्ठित परिवार से थे और एक संपन्न और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, यानी कि मान सम्मान में भी कोई कमी नहीं थी, संपदा में भी कोई कमी नहीं थी, सब कुछ जीवन में था। और उसके बाद ये कांग्रेस से जुड़े होने के साथ समाज सेवा में से भी जुड़े हुए थे। कांग्रेस पार्टी से जुड़े होने के साथ साथ ये समाज सेवा से भी जुड़े थे, परंतु किसी के द्वारा धोखा दिए जाने पर वे आर्थिक मुसीबत में फंस गए और अजमेर आ गए। तो उन्हें किसी से बहुत बड़ा धोखा मिला और उसी धोखे के कारण वो एक तरह से बहुत ज्यादा आर्थिक परिस्थिति उनकी खराब हो गई, क्योंकि काफी बड़ा धोखा उन्हें मिला था और इसी कारण वो अजमेर में आकर बस गए। लेखिका और उनके जो भाई बहन थे, 5 भाई बहन थे, पांचों में लेखिका सबसे छोटी थी। मन्नू भंडारी जो है वो सबसे छोटी थी। कम उम्र में बड़ी बहन की शादी होने के कारण लेखिका के पास उनकी ज्यादा यादें नहीं थी, क्योंकि लेखिका जो है परिवार में सबसे छोटी थी और उनकी जो बड़ी बहन थी उसकी बहुत कम उम्र में शादी हो गई थी। तो इस तरह से देखिए 5 भाई बहन है, तो अगर 2-2 साल का गैप भी पांचों में होगा तो जो सबसे बड़ी बहन होगी वो कम से कम 10 साल बड़ी होगी, और उनकी उम्र यानी कि जब उनकी शादी हुई होगी वो अगर 15-16 वर्ष की भी होंगी, तो बहुत कम उम्र में उनकी शादी कर दी गई थी। इसीलिए लेखिका के पास उनकी ज्यादा यादें नहीं थी, यानी कि अपनी बड़ी बहन को वो ज्यादा नहीं जानती थी, नहीं समझती थी, नहीं अपनी बड़ी बहन को इतना क्लोज वो थी। लेखिका काली थी और उनकी बड़ी बहन सुशीला के गोरी होने के कारण पिता हमेशा उनकी तुलना लेखिका से किया करते थे। तो देखिए अगर फैमिली में ही, परिवार में ही इस तरह की तुलना अगर बच्चों में आपस में की जाए तो बच्चे की जो मनस्थिति है, बच्चे का जो आत्मविश्वास है वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, बहुत ज्यादा एक तरह से उसके आत्मविश्वास को ठेस पहुंचती है। तो सबसे पहली बात तो देखिए अभी हमने यहाँ पर पढ़ाई नहीं है कि आगे क्या है, लेकिन मैं आपको क्लियर कर रही हूँ कि सबसे जो पहली बात है कि हमें कभी भी अपने बच्चों को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, किसी के साथ भी, चाहे उनके रंग के हिसाब से, चाहे उनकी पढ़ाई के हिसाब से, चाहे उनके एक्टिव होने के हिसाब से, क्योंकि हर एक व्यक्ति का अपना अपना पोटेंशियल होता है, अपनी अपनी क्षमता होती है, अपना अपना आईक्यू होता है, अपना अपना मानसिक स्तर होता है। तो हमें कभी भी देखिए उनको मोटिवेट करना चाहिए, उनका उदाहरण देकर आप मोटिवेट कर सकते हैं, आप खुद से मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन कंपैरिजन कभी नहीं करना है, तुलना कभी नहीं करनी है। आज देखिए यहाँ पर जो लेखिका के साथ हुआ वो सारी चीजें वो बता रही हैं कि उनकी जो बड़ी बहन थी सुशीला, वो गोरी थी और उनके पिताजी हमेशा, क्योंकि लेखिका जो है वो काली थी और उनकी बहन गोरी थी, तो इसी कारण उनके पिताजी हमेशा उनकी तुलना लेखिका से किया करते थे, यानी कि उनकी बड़ी बहन की तुलना उनसे किया करते थे और उन्हें नीचा दिखाते थे, यानी कि एक तरह से कहते थे कि तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो। तो एक तरह से उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश किया करते थे। तो देखिए वैसे तो हर माँ बाप अपने बच्चों को इस तरह से कहते हैं,
उन्हें एक तरह से मोटिवेशन भी वो देते हैं अपने बच्चों को, लेकिन कई बार चीजें जो हैं बच्चों के मन पर ठेस पहुंचा देती हैं। तो इस तरह से यहाँ पर लेखिका के साथ भी यही हुआ कि उनके पिताजी बहुत ज्यादा कंपेयर करते थे उनकी बहन और उन्हें, और कहते थे कि तुम काली हो या इस तरह की हो, तो उन्हें अलग अलग तरह से वो नीचा दिखाते थे। इस हीनता की भावना ने उसमें विशेष बनने की लगन उत्पन्न की। देखिए अब दो तरह से होती है। देखिए एक इंसान है, अब देखिए आप, ये आपके ऊपर भी जाता है, मेरे ऊपर भी जाता है कि अगर सामने वाला हमारी बुराई कर रहा है, सामने वाला अगर हमारे में कोई कमी निकाल रहा है, तो हम कैसे उस पर रिएक्ट करें, ये हमारे ऊपर है। देखिए दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग हैं, और देखिए क्या होता है कि आप चाहे कैसे भी कपड़े पहन के जा रहे हैं, आप चाहे कैसे भी बनकर जा रहे हैं, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि दूसरा आपके बारे में क्या सोच रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए दुनिया में 100 तरह के लोग हैं और 100 तरह के लोगों के अपने अपने ओपिनियन हैं। आपको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाले को आप कैसे लग रहे हैं, आपको इस बात से फर्क पड़ता है कि आप उस चीज में कंफर्टेबल है या नहीं, आप सही कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि सामने अगर आप 5 लोगों को देखेंगे तो 5 लोगों के अलग अलग ओपिनियन होंगे। कोई बोलेगा नहीं आपका शर्ट अच्छा नहीं लग रहा है, कोई बोलेगा आपका पैंट अच्छा नहीं लग रहा है, कोई बोलेगा शर्ट पैंट तो ठीक है लेकिन आपके जूते उससे मैच नहीं कर रहे हैं, कोई बोलेगा सब कुछ ठीक है लेकिन हेयर स्टाइल बिल्कुल आपका बेकार है, या कोई बोलेगा कि आपने जो इसके ऊपर कोट पहना है ये थोड़ा सा लूज है। तो सबके अपने अपने ओपिनियन होते हैं, इसीलिए आपके ऊपर है कि आप उसको पॉजिटिव लेते हैं या आप नेगेटिव लेकर उन सब चीजों में अपने आप को गुम कर देते हैं। तो लेखिका को जब लगातार इस तरह की हीन भावनाएं झेलनी पड़ रही थी, लगातार उनको नीचा दिखाया जा रहा था, लगातार उनकी तुलना की जा रही थी, तो उन्होंने इन सब चीजों को, यानी कि अपने अपने अंदर उत्पन्न इस हीन भावना से उन्होंने अपने आप को विशेष बनने के लिए अपने अंदर लगन उत्पन्न की, यानी कि उसको पॉजिटिव लिया। अच्छा मेरे अंदर ये कमी है, अच्छा मैं ऐसी हूं, अच्छा तो मुझे ये करना चाहिए, यानी कि उसको पॉजिटिव लिया कि मैं काली हूं तो क्या हुआ, मेरे फेस से थोड़ी कोई मुझे पहचानेगा, मेरे काम से मुझे पहचानेंगे, मैं मेहनत करूंगी, मैं खूब ज्यादा पढ़ूंगी, मैं अपना नाम देश में रोशन करूंगी, अपने नाम से जानी जाऊंगी ना कि अपने फेस से, ठीक है ना। तो इस तरह से उन्होंने अपनी इसी हीन भावना को अपनी ताकत बनाया और उन्होंने अपने अंदर लगन उत्पन्न की कि वो विशिष्ट बने, रंग से नहीं कि ये बहुत ज्यादा गोरी है, ये बहुत ज्यादा सुंदर है, ये पतली है, ये लंबी है, ये बहुत अच्छा डांस करती है, बहुत अच्छा चलती है, बहुत अच्छा गाती है, ऐसे नहीं। उन्होंने अपने अंदर ऐसा जुनून, ऐसे लगन उत्पन्न की कि वो पढ़ाई की तरफ या फिर जो सोशल एक्टिविटीज हैं उनकी तरफ जो है वो आगे बढ़ने लगी। परंतु लेखकीय उपलब्धियां मिलने पर भी वह इससे उबार नहीं पाई। और देखिए जो इंसान सीखने की चाह रखता है ना, जो इंसान आगे बढ़ना जानता है, आगे बढ़ना चाहता है, उसके लिए कभी भी चीजें बस नहीं होती। ऐसा नहीं कि मैंने इतना पढ़ लिया बस बहुत है, इतनी पढ़ाई बहुत है। सीखने की कोई भी उम्र नहीं होती, पढ़ने की कोई भी उम्र नहीं होती, जानने की कोई भी उम्र नहीं होती। तो इंसान अपने जीवन में जितना ज्यादा सीखता जाता है तो उसको उसके अंदर और ज्यादा चाह जो है पैदा होती जाती है। तो वो लेखिका बन गई और उन्हें लेखन में काफी सारी उपलब्धियां भी प्राप्त हुई, पर इससे भी उन्होंने उबार नहीं पाया, यानी कि इससे भी वो नहीं उभरी, इससे भी उनका मन नहीं भरा कि मैं बहुत बड़ी लेखिका बन गई हूँ, अब मुझे क्या जरूरत है अपने फेस की, अब तो सब मुझे जानते हैं, मैं एक बहुत बड़ी लेखिका हूँ। ऐसा नहीं है, तब भी उनका मन नहीं भरा। बड़ी बहन के विवाह तथा भाइयों को पढ़ने के लिए बाहर जाने पर पिता का ध्यान लेखिका पर केंद्रित हुआ। अब जब
फैमिली में सारे जो लोग थे, जैसे उनकी बड़ी बहन थी, उनका विवाह हो गया, भाई जो पढ़ लिख गए और उसके बाद वो बाहर चले गए पढ़ने के लिए, तो अब घर में केवल लेखिका ही बची। तो अब क्योंकि वो सबसे छोटी थी, तो घर में केवल लेखिका बची। अब पिता का ध्यान उन पर केंद्रित हुआ, यानी कि धीरे धीरे पिताजी ने उन पर ध्यान देना शुरू किया। पिता ने उन्हें रसोई के समय खराब न करके देश दुनिया का हाल जानने के लिए प्रेरित किया। देखिए, जो उनके पिताजी उनको हमेशा एक तरह से नीचा दिखाते थे, उनका कंपेयर करते थे, तो अगर देखिए वो अगर उसी दिन अपना आत्मविश्वास खो देती, अपने पिता की बातों को नेगेटिव ले लेती। देखिए, आजकल बच्चों के अंदर ये चीजें सबसे ज्यादा होती हैं कि अगर उनको उनके फैमिली मेंबर्स कुछ समझा रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, कुछ एक तरह से, चाहे वो स्कूल के बारे में हो, दोस्तों के बारे में हो, परिवार के बारे में हो, समाज के बारे में हो, तो उनको लगता है कि क्यों ये हमसे इतनी बातें करते हैं, हमें सब पता है, हम पढ़े लिखे हैं, हम आज की दुनिया में जी रहे हैं। तो उनको लगता है कि हमारे माँ बाप को कुछ नहीं पता, वो बस बोलते हैं, उनको नहीं पता कुछ। तो इस तरह से वो अपने माँ बाप की बात सुनना ही नहीं चाहते हैं, और अगर सुनते भी हैं तो उसको नेगेटिव वे में सुनते हैं कि हमारे माँ बाप क्यों हम पर इतना प्रेशर करते हैं, क्यों हमको इतना डांटते हैं, क्यों हमको इतना नीचा दिखाते हैं। और इस तरह से वो अपने आप को, अपने अंदर उस चीज को रख लेते हैं। कई बार वो बहुत गलत कदम भी उठा लेते हैं। तो देखिए, क्योंकि वो आपके माता पिता हैं और वो कभी भी आपका बुरा नहीं चाहते, हमेशा चाहते हैं कि उनका बच्चा जो आज उनके पिताजी नहीं कर पाए, उनका बच्चा वो करेगा फ्यूचर में। जो सपने उनके पिताजी ने देखे थे, उनका बच्चा वो सपने पूरे करेगा। तो ऐसे पिताजी आपको कभी भी नीचा दिखाना नहीं चाहते, कभी भी आपका आत्मविश्वास कम करना नहीं चाहते। तो आपको अपने माता पिता की बातों को हमेशा पॉजिटिवली लेना है, आपने सकारात्मक रूप से सोचना है, जैसे कि लेखिका ने किया। आज जब लेखिका इतना आगे बढ़ चुकी है, तो उनके पिताजी को सारी चीजें खुद ब खुद समझ में आ गई है, और उन्होंने एक बहुत बड़ी पंक्ति लेखिका को कही है। देखिए क्या कहा है कि पिता ने उन्हें रसोई में समय खराब न करके देश दुनिया का हाल जानने के लिए प्रेरित किया। अक्सर देखिए क्या होता है, बेटियों को कहा जाता है कि अगर उनको पढ़ाई से थोड़ा समय मिल जाए, अगर उनको अपने एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज से थोड़ा सा समय मिल जाए, तो वो घर पर अपनी माँ का हाथ बटाएं, वो किचन में थोड़ी सी हेल्प करें, रसोई में माँ का हाथ बटाने में मदद करें। क्योंकि आखिर उन्हें जाना तो एक दिन पराए घर ही है, और कभी न कभी उनको अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए खाना बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए उनको ये सब चीजें सीखना जरूरी है। तो ये सब सोच जो है वो काफी पुरानी है, और आज भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। भले ही थोड़ा सा ढील दे दी गई है, लेकिन चेंजेस नहीं आए हैं। आज भी सभी लोगों को, चाहे बेटी हो चाहे बहू हो, वो सर्वगुण संपन्न ही चाहिए। लेकिन लेखिका के पिताजी ने उनसे एक पंक्ति कही, देखिए क्या कही है कि उन्होंने कहा, रसोई में समय खराब ना करके देश दुनिया का हाल जानने के लिए उन्हें प्रेरित किया कि आप रसोई में समय बर्बाद मत करो। क्योंकि देखिए, अगर भूख लगती है, इंसान अपने लिए खाना बना सकता है। इंसान एक तरह से ऐसा नहीं है कि उसे भूख लगी है और वो बैठकर खाने का इंतजार करेगा। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, इसमें आप समय बर्बाद ना करो। आप सबसे पहले देश और दुनिया का हाल जानो, और क्या कुछ हो रहा है हमारे देश में, क्या कुछ हो रहा है इस पूरी दुनिया में। घर में कभी भी जब विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े होते और बहस होती, तो लेखिका के पिता उन्हें उस बहस में बैठाते, जिससे कि उनके अंदर हमेशा देशभक्ति की भावना जागी। अक्सर क्या होता है, घर पे कोई गेस्ट आते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर दोनों चीजें लेकर चल रही हूँ कि घर पर जब कोई गेस्ट आते हैं, तो घर पर बच्चों को कहा जाता है कि आप बाहर मत आइए। खास तौर पर यहाँ पे, क्योंकि उनके पिताजी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, और घर पर काफी सारी राजनीतिक पार्टियां होती हैं, राजनीतिक गोष्ठियां होती हैं, काफी सारा एक तरह से डिस्कशन चलता है इन सब चीजों में। कई बार उनके घर पे कई लोग आते हैं, तो खास तौर पर ऐसे माहौल में बच्चों को कहा जाता है कि आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, अपने काम पर ध्यान दो। लेकिन उनके पिताजी जस्ट
विपरीत उल्टा इससे सोचते थे। वो जब भी घर पर इस तरह की राजनीतिक पार्टियां होती थी, लोग आते थे और बहसें होती थी, तो वो हमेशा अपनी जो बेटी है, लेखिका जो है, उनको उस बहस में बिठाते थे ताकि वो जान सके कि देश के अंदर क्या कुछ चल रहा है, देश में क्या कुछ हो रहा है। और सबसे मेन बात है, वो चाहते थे कि जिससे कि उनके अंदर हमेशा देशभक्ति की भावना जो है बनी रहे। यानी कि जब वो देश के बारे में सुनेंगी, देश के बारे में सोचेंगी, देश के बारे में समझेंगी, देश का हाल जानेंगी, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी देशभक्ति की भावना जन्म लेगी। इस तरह से सन 1945 1945 में सावित्री गर्ल्स कॉलेज के प्रथम वर्ष में ही हिंदी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल ने लेखिका में न केवल हिंदी साहित्य के प्रति रुचि जगाई, बल्कि साहित्य के सच को जीवन में उतारने के लिए भी प्रेरित किया। तो देखिए, एक शिक्षक की भूमिका भी यहाँ पर बताई गई है कि कितनी ज्यादा होती है किसी बच्चे को मोटिवेट करने के लिए, किसी बच्चे को प्रेरित करने के लिए। क्योंकि जो बच्चे होते हैं, चाहे छोटे बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों की जो फेवरेट टीचर होती है ना, वो स्कूल जाते हैं और उनकी एक फेवरेट टीचर होती है जिनके बात करने का स्टाइल, जिनके पढ़ाने का स्टाइल, जिनके कपड़े पहनने का स्टाइल, बच्चे क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, उनको अपना आइडल मानने लगते हैं, उनको कॉपी करते हैं। तो जो भी बात वो टीचर बच्चों को बताते हैं, तो बच्चे सोचते हैं कि बिल्कुल मैम ने जो कहा है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है, और वो मैम को फॉलो करने लगते हैं। तो इस तरह से देखिए, यहाँ पर जब वो सावित्री गर्ल्स कॉलेज का जो फर्स्ट ईयर था, उसी में वहाँ की जो प्राध्यापिका थी, यानी कि जो प्रोफेसर थी वहाँ की हिंदी की, शीला अग्रवाल जी, उन्होंने लेखिका को हिंदी साहित्य के प्रति लेखिका के अंदर रुचि जगाई और उन्होंने हिंदी साहित्य के सच को जीवन में उतारने के लिए प्रेरित किया कि जो साहित्य का सत्य है, साहित्य का सच है, उसको तुम अपने जीवन में उतारो। इस तरह से सन 1946, 1947, 1946, 1947 के दिनों में लेखिका ने घर से बाहर निकलकर देश सेवा में सक्रिय भूमिका निभाई। और इस तरह से लेखिका ने जो जिस समय पर हमारा देश बिल्कुल अंग्रेजों से बहुत कड़ी टक्कर लिए हुए था और आजाद बिल्कुल होने वाला था 1946 और 1947 के दिनों में, तो उन्होंने घर से बाहर निकलकर, यानी कि अब उन्होंने देश सेवा के में अपना सक्रिय भूमिका उन्होंने निभाई। जितनी भी हड़तालें होती थी, जितने भी जुलूस होते थे, भाषण होते थे, उन सभी में भाग लेने से छात्राएं भी प्रभावित होकर कॉलेजों से बहिष्कार करने लगी। यानी कि वो इन सब चीजों में भाग लेने लगी, जुलूसों में जाने लगी, हड़तालों में जाने लगी, भाषण देने लगी। और इस तरह से उनको सुनकर जो बाकी छात्राएं हैं वो भी बहुत ज्यादा प्रभावित हुई और अब वो भी कॉलेजों का बहिष्कार करने लगी, यानी कि कॉलेज छोड़कर स्वतंत्रता के इस आंदोलन में जुट गई। प्रिंसिपल ने कॉलेज से निकाले जाने से पहले पिता को बुलाकर शिकायत की, तो वे क्रोधित होने के बजाय लेखिका के नेतृत्व शक्ति को देखकर गदगद हो गए। जब उन्होंने देखा कि प्रिंसिपल ने देखा कि ये तो खुद भी इन सभी चीजों में ध्यान दे रही है, पढ़ने लिखने में ध्यान नहीं दे रही है, हड़ताल कर रही है, जुलूस कर रही है, भाषण दे रही है, और इससे प्रेरित होकर कॉलेज की बाकी गर्ल्स भी वहां पर जा रही है, तो उन्होंने क्या किया, लेखिका को स्कूल से निकाले जाने से पहले, यानी कि होता है ना कि निकालने से पहले या जब भी कोई बात होती है तो उससे पहले एक लास्ट हिदायत दी जाती है। तो उन्होंने लेखिका के पिता को स्कूल में बुलाया और शिकायत की। तो लेखिका के पिताजी ने शिकायत करने पर क्रोधित होने के बजाय कि उन्होंने देखा कि उनकी जो बेटी है वो किस तरह से यहाँ पर नेतृत्व कर रही है सभी महिलाओं का,
तो उन्होंने क्रोधित होने के बजाय लेखिका के नेतृत्व शक्ति को देखकर वो बहुत ज्यादा गदगद हो गए, बहुत ज्यादा खुश हो गए कि मेरी बेटी के अंदर इतनी सारी क्वालिटीज हैं। परम मित्र गदगद हो गए। एक बार जब पिताजी ने अजमेर के व्यस्त चौराहे पर बेटी के भाषण की बात अपने पिछड़े मित्र से सुनी, जिसने उन्हें मान मर्यादा का लिहाज करने को कहा, तो उनके पिता गुस्सा हो गए। तो एक बार जब लेखिका बताती हैं कि एक बार जो अजमेर का बहुत ही व्यस्त चौराहा था, बहुत व्यस्त चौराहा था, यानी कि दिन भर वहां काफी भीड़ भड़ाका रहता था, और उस चौराहे पर उनकी बेटी का भाषण चल रहा था। उनकी बेटी भाषण दे रही थी, यानी कि लेखिका वहां पर भाषण दे रही थी। तो उनके पिताजी के एक पिछड़े मित्र यानी कि जो सोच से थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है, उसने वो सारा भाषण सुना, और उसके बाद उन्होंने लेखिका के पिताजी को फोन करके यह बताया कि वो अपनी बेटी से कहें कि थोड़ा मान मर्यादा का लिहाज करें। तो अब उनके पिताजी जो है, लेखिका के पिताजी गुस्सा हो गए, क्रोधित हो गए। परंतु रात को जब यही बात उनके एक और अभिन्न मित्र ने लेखिका की बड़ाई करते हुए कहा, तो जिससे लेखिका के पिता ने गौरवान्वित महसूस किया। देखिए, अब वो पिता है, अगर उनकी बेटी के बारे में कोई ऐसा कहता है कि उससे कहिए कि थोड़ा सा मान मर्यादा में रहे, थोड़ा सा लिहाज में रहे, तो जाहिर सी बात है किसी भी पिता को गुस्सा आएगा। लेकिन जब रात के समय सेम पंक्ति, सेम लाइन उन्होंने ये बात किसी दूसरे मित्र से सुनी, और उन्होंने इसको एक तरह से किस तरह से कहा, उन्होंने लेखिका की बड़ाई करते हुए, यानी कि पॉजिटिव वे में कहा। देखिए कैसे वो एक लड़की होकर इतनी सारी महिलाओं का नेतृत्व कर रही है, कितना अच्छा भाषण उसने सुनाया, कितनी सारी पॉजिटिविटी उसने यहाँ पर फैलाई। तो ये सब चीजें सुनकर, यानी कि अपनी बेटी की बड़ाई सुनकर लेखिका के पिताजी गौरवान्वित महसूस करने लगे, बहुत ज्यादा प्राउड फील करने लगे। इसी तरह से सन 1947 के मई महीने में कॉलेज ने लेखिका समेत 2-3 छात्राओं का प्रवेश का 3rd ईयर में हुड़दंग के कारण निषिद्ध कर दिया। अब देखिए क्या हुआ कि जो मई का महीना था, मई जून का महीना था, अब देखिए इस टाइम पे एग्जाम होते हैं और उसके बाद अप्रैल से न्यू सेशन स्टार्ट होता है। तो कॉलेज ने क्या किया कि लेखिका और उनकी 3-4 जो सहेलियां थी, उनका 3rd ईयर में प्रवेश निषिद्ध कर दिया। यानी कि उन्होंने कहा कि ये स्कूल से बाहर, कॉलेज से बाहर हुड़दंग करने वाली सबसे प्रथम महिला है, सबसे प्रथम व्यक्ति है, और इन्होंने बाकी बच्चों को भी बिगाड़ रखा है। इसीलिए उन्होंने उनका जो एक तरह से 3rd ईयर में प्रवेश था वो निषिद्ध कर दिया। परंतु लेखिका और उनके मित्रों ने बाहर भी इतना ही हुड़दंग मचाया, और आखिर उन्हें प्रवेश देना ही पड़ा। और उन्होंने फिर से उतना ही हुड़दंग मचाया, उतनी ही सारी चीजें की, और इस कारण उनके स्कूल वालों को, उनके कॉलेज वालों को उन्हें फिर से प्रवेश देना पड़ा, फिर से उन्हें कॉलेज बुलाना पड़ा। यह खुशी लेखिका को उतना खुश नहीं कर पाई जितनी की आजादी ने खुशी दी। तो लेखिका कहती हैं कि उनको 3rd ईयर में प्रवेश मिल गया है, इतनी खुशी उनको तब नहीं हुई जब उन्होंने फिर से लड़ाई की और फिर से अपना पक्ष रखा, और फिर प्रिंसिपल ने उनको 3rd ईयर कंप्लीट करने की परमिशन दे दी। इसके बाद भी उन्हें इतनी खुशी नहीं हुई जितनी कि 1947 में हमारे देश के आजाद होने से हुई। उन्होंने इसे शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया है। तो लेखिका ने इसे अपनी पूरी जो शताब्दी, यानी कि 100 वर्षों का समय, इन 100 वर्षों की सबसे बड़ी उन्होंने इसको एक तरह से उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है हम सभी के लिए। तो
देखिए इस तरह से हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर पाठ में बहुत सारे देखिए ये केवल हमने पाठ का सार यहाँ पर पढ़ा था, सारांश यहाँ पर पढ़ा था। आप चाहे तो चैप्टर को घर पर एक बार जरूर रिवाइज करें अपनी पाठ्य पुस्तिका से। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्योंकि काफी सारी चीजें जो है इसमें यहाँ पर सारांश में छूट जाती हैं, तो जिन्हें आप अपनी चैप्टर को रीड करके आप कंप्लीट कर सकते हैं। इस पूरे एक तरह से आत्मकथ्य स्वरूप जो कहानी यहाँ पर दी गई है, इसमें काफी सारे मुहावरों का प्रयोग किया गया है जो कि आप सामने देख सकते हैं। जैसे थू थू करना यानी कि शर्मसार होना, मत मारी जाना, मत मारी जाना का अर्थ होता है अक्ल का काम न करना। गुबार निकलना, गुबार निकलने का अर्थ होता है मन की भड़ास निकालना। चपेट में आना, चपेट में आने का अर्थ होता है चंगुल में आना। आंख मूंदना अर्थात मृत्यु को प्राप्त होना। जड़ें जमाना अर्थात अपना प्रभाव जमाना। भट्टी में झोंकना अर्थात अस्तित्व मिटा देना। तो यहाँ पे लेखिका के पिताजी ने कहा था कि तुम अपने जीवन को इस तरह से भट्टी में मत झोंको, यानी कि जो रसोई का काम है इसको करने में इतनी ज्यादा इतनी ज्यादा दिलचस्पी दिखाने की जरूरत नहीं है। जरूरत है देश दुनिया के बारे में जानने की। देखिए यहाँ पर बहुत सारे आपके कठिन शब्द दिए गए हैं, इन कठिन शब्दों को भी एक बार पढ़ लीजिए। जैसे अहंगवादी अर्थात अहंकारी, आक्रांत अर्थात संकटग्रस्त, भ्रगावेश, खंडहर, वर्चस्व, दबदबा, विस्फारित, फैलाकर, यश लिप्सा, सम्मान की चाह, अचेतन, बेहोश, हाशिया, किनारा, यातना, कष्ट, लेखकीय अर्थात लेखन से संबंधित, गूंथी अर्थात पिरोई, भन्ना भन्ना अर्थात बार बार क्रोधित होना, वजूद का अर्थ होता है अस्तित्व, जमावड़े अर्थात बैठकें, शगल अर्थात शौक, अहमियता महत्व, बकायदा विधिवत, दकियानूसी पिछड़े, अंतर विरोध द्वंद, रौब अर्थात दबदबा, धूरी अर्थात अक्ष, छवि सुंदरता, चीर सदा, प्रबल अर्थात बलवती। तो इस तरह से हमने बच्चों यहाँ पर अपना ये जो चैप्टर है एक कहानी यह भी, ये हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। आप इसको घर पर एक बार रिवाइज करें। नेक्स्ट सेशन में अगर आप कहेंगे कि हमें इसको पाठ्य पुस्तिका से भी पढ़ना है, क्योंकि चैप्टर इंटरेस्टिंग बहुत ज्यादा है, छोटे छोटे प्रश्न जो हैं इससे काफी ज्यादा बनने वाले हैं, तो एक बार हम इसको पाठ्य पुस्तिका से भी रिवाइज कर लेंगे और साथ ही पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर भी यहाँ पर कर लेंगे। तो आपका होमवर्क है कि इस पाठ को घर पर रिवाइज करें। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।